हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट फर्स्ट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो देन हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमआरपी, यानी मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। सो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि डिटरमाइन करती है रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल और जो भी एक्सेसरी, यानी जो भी हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना, तो उन चीज़ों की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उसको एक साइंटिफिक मैनर में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो उसके बारे में उसकी एक प्रोसेस है, उसको हमें बताती है ये। और इसमें हम 3 क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? व्हाट, हाउ एंड व्हेन। कि भाई हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए होगा अपना प्रोडक्ट बनाने में, और उस वो जो मटेरियल है वो हम कैसे, मतलब कि हाउ मच मटेरियल, कितना मटेरियल हमें चाहिए, और व्हेन, कि वो कब हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल एंड हाउ मच मटेरियल इज नीडेड एंड व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, ये 3 क्वेश्चन का आंसर देता है हमें एमआरपी। सो एमआरपी जो है उसके कुछ एक स्टेप है जिससे हमें एमआरपी जो प्रोसेस है वो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो करें। ओके, तो एमआरपी के जो स्टेप्स और प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले हमने जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हम बनाना चाहते हैं, तो उसकी हमें टाइप पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है ना, ये मान लेते हैं कि मार्केट में है, और हमारे पास मार्केट में 2 तरह के प्रोडक्ट है। एक तो वो जो हम बनाना चाहते हैं जिसको मैंने पी से डिनोट किया, और एक पी डैश दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे वाले प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है ना। और तो हम उसकी डिमांड और उसकी वॉल्यूम देखेंगे कि भाई कितना क्या कुछ है। और फिर अगर हमने देख लिया कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर बस डिमांड के हिसाब से अब हमने तय कर लिया, पक्का हो गया कि अब हमने ये बनाना ही बनाना है। फिर उसके लिए वो जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, कच्चा माल चाहिए होगा, और भी कुछ एक कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो वो हम कहाँ से हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी अमाउंट हमने पे करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखेंगे। सो देन उसके बाद देख लिया हमने। फिर उसके बाद इन्वेंट्री लेवल, ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री लेवल है कि क्या वैसा जो प्रोडक्ट जो कि अब हम बनाने की सोच रहे हैं उससे रिलेटेड पहले भी हमारे पास कुछ था या नहीं था। हमारा जो कंपनी है उसका भंडार गृह, स्टॉक लेवल जो भी हमारा है, वेयर हाउस, उसमें उस तरह का प्रोडक्ट पहले था भी या नहीं। अगर था तो फिर और कितना नई जो है हमें बनाने होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमने नई कंपनी खोली हो सकता है कि हमारे पास पहले उस टाइप का प्रोडक्ट हो और हमें अब उसी टाइप का नया प्रोडक्ट चाहिए हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इतनी कि हम उस प्रोडक्ट को बना सके, यानी हमारे पास लेबर्स है या नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमें मशीन चाहिए वो मशीन है या नहीं, हमारे पास पैसे है या नहीं, है ना। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में जो जो चीज़ें चाहिए वो सब अवेलेबल है या नहीं जो उस प्रोडक्ट को बना सके। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर ली, फिर हम प्रोडक्शन और कॉस्ट को प्लानिंग करेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं और प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड भी बढ़िया है, तो अब हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट क्या कुछ लगेगी, तो वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग करेंगे। लास्ट में फिर हम डिलीवरी के लिए देखेंगे कि अब हमने डिलीवरी किसके थ्रू करनी है जिससे कि जल्दी से जल्दी ये कंज्यूमर तक पहुंच जाए, कि कौन सा मीडियम, क्या चीज़ हम फॉलो करें जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। तो ये उसके स्टेप्स थे। अब एमआरपी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एमआरपी में एक टॉपिक आता है एमआरपी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, की एमआरपी के अंदर जो हम अपनी इन्वेंट्री लेके आएंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो वो उसकी प्रोसेस से रिलेटेड ही है कि जो भी हम इन्वेंट्री लेके आएंगे एग्जिस्टिंग थी या नहीं थी, तो जैसा हमने प्रोसेस में लिखा है उससे मिलता जुलता ही है। तो जैसे आप एमआरपी के पूरा टॉपिक एक बार रीड कर लोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। देखो एमआरपी का क्या मतलब था, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, कि जो भी हमारी मतलब जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपना मटेरियल जो है वो उसकी प्लानिंग करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, मतलब किस लिए हम एमआरपी को फॉलो करते हैं? टू मीट करंट प्रायोरिटी, कि करंट में हमें जो ज़रूरत है, वर्तमान में जो हमें ज़रूरत है, हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल करने के लिए
एमआरपी को फॉलो करते हैं टू इंश्योर बेटर क्वालिटी, क्योंकि एमआरपी से हमें पता चल जाता है ना कि करंट में हमें क्या चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं डिमांड के अकॉर्डिंग या जैसे जो कुछ भी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी डालेंगे, यानी हम जो है बेटर क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, और हम कस्टमर की सेटिस्फिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। टू कंट्रोल द मटेरियल्स, और क्योंकि मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में मटेरियल की तो प्लानिंग होती है ना, तो उन पे पूरा कंट्रोल बना रहता है कि भाई इतनी क्वांटिटी हमने डालनी है किसी चीज़ की इसमें, और ऐसे हमने मटेरियल बनाने, और मतलब उस पर पूरा कंट्रोल रहता है, उसकी कॉस्ट पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसके प्राइस पे, और हम कॉस्ट रिड्यूस करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें। टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब उस प्रोडक्ट की जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो हम पेपर वर्क के थ्रू उस प्रोडक्ट का जो भी मतलब कुछ चीज़ें करनी होती है उसके थ्रू हम उसकी करें, या फिर हम कंप्यूटर के थ्रू उससे रिलेटेड कोई भी डेटा एंट्री या कुछ भी करना है वो करें। तो ऑपरेटिंग मतलब जो उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, ये बताना चाह रहे हैं। रिडक्शन इन डिलीवरी टाइम, की हम अपने डिलीवरी जो है वो ऐसे मीन्स या फिर ऐसे माध्यम से हमने अपनी डिलीवरी करनी है, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी, जिससे कि डिलीवरी टाइम कम से कम हो, यानी कि हम जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर सकें। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखो भी क्या कुछ है। तो इसमें है कि मटेरियल एंड कंपोनेंट आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब जब कंज्यूमर को नीड होगी तब तब उनको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन्वेंट्री लेवल जो है उसको मिनिमाइज करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री जोड़ के रख रखी हो ज़रूरत के हिसाब से, और हमने एक मतलब सुटेबल ही बना रखी होती है कि भाई इतनी ज़रूरत पड़ेगी तो उससे कुछ ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या कुछ ही एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमने रख रखी होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने स्टोरेज में डाल रखा होता है। तो इन्वेंट्री लेवल को कम करने की कोशिश करता है ये। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है क्योंकि इसमें हमने पूरी प्लानिंग कर ली होती है, एमआरपी में जो हम प्लानिंग है पूरी कर लेते हैं, तो जो भी हमारी कॉस्ट है वो कम आती है। इसके अलावा कस्टमर का जो लीड टाइम है उसको ये कम करने की कोशिश करता है, मतलब कस्टमर तक जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने की कोशिश करता है। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। तो एमआरपी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, सारे पॉइंट्स वही है जो कि हमने लगभग पढ़े हुए हैं, तो इजी हो जाएगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, कि कभी कभी ऐसा होता है कि एमआरपी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें हमने एक बार जो प्लानिंग कर ली दोबारा से उसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होती इसमें कि भाई जब चाहे तब चेंज कर सके, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार प्लानिंग कर ली तो कर ली। टेंडेंसी टू होल्ड मोर इन्वेंट्री दैन नीडेड, कई बार ऐसा होता है कि हमें इन्वेंट्री जितनी चाहिए होती है ना उससे ज़्यादा अगर हम होल्ड कर लें तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो पड़ी रहती है ना, स्टॉक में पड़ी रहती है, तो फिर इसलिए। लेस के कैपेबल देन ईआरपी, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, एंटरप्राइज यानी हमारी जो पूरी इंडस्ट्री होती है ना उसके लिए प्लानिंग करना, तो वो जो है वो ज़्यादा बेटर होती है एमआरपी से, इसीलिए एमआरपी जो है वो लेस कैपेबल होती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो देखिए टॉपिक थोड़े ज़्यादा थे, और उसमें से वैसे मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ही कर लिया, कंप्लीट नोट्स ही बनाए उसके, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमने रिवीजन करना होगा, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं एक बार। एबीसी एनालिसिस और वीईडी एनालिसिस और जेआईटी, ये 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं पहले। एबीसी एनालिसिस, तो यूनिट 1 का ये टॉपिक भी था। एबीसी एनालिसिस इन एन इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन मेथड, इसमें हमारी इन्वेंट्री जो है उसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, की जो हमारी इन्वेंट्री है ना उस पर कंट्रोल हमारा बेटर होना चाहिए। इसमें हम ए जो हमारा है उसमें ऐसी इन्वेंट्री, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल, ऐसे आइटम्स को रखते हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल आइटम होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और जिन पे हमें कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। और इसमें इस तरह के आइटम्स जो होते हैं उसमें हमें 10% क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड में हमने थोड़ी सी
थोड़ा सा मतलब जो क्वांटिटी है वो यूज़ करी, और एक छोटी सी अगर हम एक मतलब पतली सी चेन भी बनवाए तो उसमें सोना वैसे देखे तो थोड़ा यूज़ हुआ ना, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो ए में वो प्रोडक्ट आएंगे जिसमें क्वांटिटी हमने कम यूज़ करी और उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एग्जांपल दे दिया मैंने गोल्ड, और प्रीशियस कोई भी चीज़ होगी, महंगी कोई भी चीज़, तो वो ए में आएगी। बी में क्या होता है, इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे और इससे थोड़ी कम वैल्यू होगी, यानी मॉडरेट वैल्यू होगी और मॉडरेट क्वांटिटी होगी, जैसे 20% क्वांटिटी 20% वैल्यू। और इसमें कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, मतलब मीडियम लेवल की होती है। बी में जो आइटम्स आते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं। सी में जो आइटम्स आते हैं इसमें क्वांटिटी तो हमने ज़्यादा यूज़ कर ली लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफ समथिंग, जैसे कि पेन का बंडल हो गया। अब एक पेन है, क्वांटिटी तो बहुत सारी होगी, जैसे 12, 15, 20, 50 पेन होगी, है ना, यानी क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी लेकिन प्राइस 3-3 रुपये वाले भी हो सकते हैं, 5-5 रुपये वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो और उनकी वैल्यू मतलब लो होती है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू लो होती है और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब आगे देखो इसमें, अब ए बी सी को थोड़ा सा मैंने ऐसे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है। जैसे ए आइटम्स कौन से होते हैं जिसमें कंट्रोल हाई चाहिए होता है, बी में मॉडरेट कंट्रोल चाहिए होता है, सी में लो कंट्रोल चाहिए होता है। क्वांटिटी की बात करें तो ए में लेस क्वांटिटी यूज़ होती है, बी में मॉडरेट क्वांटिटी यूज़ होती है, सी में हाई क्वांटिटी यूज़ होती है। कंजप्शन कॉस्ट की बात करें तो ए में हाई कंजप्शन कॉस्ट होती है, बी में मॉडरेट और सी में लो। डिलीवरी टाइम, ए में जो है जल्दी से डिलीवरी हो जाती है, मतलब लेस डिलीवरी टाइम होता है, और बी में मॉडरेट होता है और सी में हाई, क्योंकि पूरा बंडल जो है उसकी डिलीवरी करने में, जैसे बहुत सारी ऐसी होती है एक बिजनेस के अंदर इन्वेंट्रीज, ऐसे मटेरियल्स जिनको अगर बंडल अगर हम करें तो उसमें हाई लग जाता है टाइम डिलीवरी। सेफ्टी स्टॉक की बात करें तो इसमें तुरंत जब जो जैसा बनवाएगा उसके अकॉर्डिंग होता है, तो लेस सेफ्टी स्टॉक पाया जाता है, बी में मॉडरेट और सी में हाई, क्योंकि इसमें तो पूरा एक ग्रुप बनवाया जाता है ना, इसलिए हाई सेफ्टी स्टॉक। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमें प्रॉपर कंट्रोल टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी कि भाई हमने जैसे बहुत सारी होगी ना एक कंपनी के अंदर, तो आइटम्स तो पहले उनको बांटना पड़ेगा, और कि भाई ए वाले आइटम कौन से, बी वाले कौन से, सी वाले कौन से, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल टेक्निक अडप्ट करनी पड़ेगी। तो बेस्ट कंट्रोल टेक्निक का एडवांटेज हमें प्रदान करती है एबीसी एनालिसिस। ये इन्वेंट्री कंट्रोल की साइंटिफिक टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, बेटर रिसोर्स एलोकेशन, और हमारे रिसोर्सेज को हम बेटर तरीके से एलोकेट कर पाते हैं, मतलब बांट पाते हैं, और उनका बेटर तरीके से हम वही कर पाते हैं कि ए बी सी के अकॉर्डिंग, मतलब इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको महत्व दे पाते हैं। कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के बेस पे। बेटर वेयर हाउस मैनेजमेंट और डिक्रीज इन स्टोरेज कोस्ट, जैसे कि ए आइटम वाले हो गए तो वहाँ पे स्टोरेज कोस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो हम स्टोर ज़्यादा करते ही नहीं, है ना, तो उधर तो स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो एबीसी एनालिसिस जो है वो बहुत ही सही है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट क्या है कि इसको स्टैंडर्डाइज करना, मतलब हर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता कि भाई ए प्रोडक्ट ये होंगे, बी ये होंगे या सी ये होंगे, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ और कि जो हमारा ये है ना, इसमें हम गैप क्या था आपका, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू को हम महत्व दे रहे हैं कि भाई जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम ए में डाल दें, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू कम है उसको सी में डाल दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू के बेस पे कोई चीज़ डिटरमाइन नहीं हो सकती, अदर फैक्टर्स को यहाँ इग्नोर किया जा रहा है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है वीईडी एनालिसिस। वीईडी वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। जैसे एबीसी था ना, उसमें ए में हमने मोस्ट जो वैल्यूएबल थी उसको लिया, बी में उससे कम वैल्यू वाली और सी में बिल्कुल ही लेस वैल्यू वाली। उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता वीईडी है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, उससे थोड़ा अलग है वैसे तो ये। सो वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल कौन सी होती है? वाइटल वो होती है जिनकी 70% इंपॉर्टेंस होती है, मतलब जो कि नेसेसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब अगर ये नहीं होगा ना तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। अगर अनअवेलेबल ये हो तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। द ऑर्डर फॉर सच इन्वेंट्री शुड बी बिफोर हैंड। और ऐसी इन्वेंट्री जो है ना वो पहले से ही हमारे पास, मतलब कहते हैं ना कि एडवांस में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तो वो चीज़ है। इनका स्टॉक जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो बिजनेस तो बंद ही है, काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेट पे देखा था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल की शॉप है, और अगर उस मोबाइल की शॉप में मोबाइल ही ना हो तो ठीक है, तो वो
मोबाइल ही जो है वो वाइटल आइटम्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसेंशियल, इनकी 20% इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये अवेलेबल नहीं भी होना तो 2-3 दिन के लिए टॉलरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। इनका स्टॉक मीडियम अमाउंट में होना चाहिए, और इससे जो रिस्क होगा उसको भी हम बेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो मोबाइल है उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल चार्जर है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी, तो अभी हम मोबाइल हल कर देंगे। और अगर हमारा कस्टमर जो है जानकार है ना, तो फिर हम उसको तो बोल सकते हैं ना कि भाई आप 1-2 डेज़ के अंदर ले जाना। तो मतलब वो अगर चार्जर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा ना मोबाइल, कम से कम 1-2 दिन के लिए तो चल ही जाएगा। फिर उसके बाद डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल कौन सी होती है, इनकी 10% इंपॉर्टेंट होती है, और हम कहते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मोबाइल स्टैंड है ना, मोबाइल रखने का जो स्टैंड होता है वो ज़रूरी नहीं है हो या ना हो, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम हो गया। अगर वो अवेलेबल नहीं भी होगा ना तो भी हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं एक लंबे टाइम तक के लिए। और हर एक मोबाइल के साथ तो मोबाइल स्टैंड फ्री मिलता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये इनका स्मॉल अमाउंट में स्टॉक होता है, ज़्यादा नहीं होता। वीईडी क्यों यूज़फुल है, मतलब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर उसकी बात अगर हम करें तो ये मेंटेन करता है स्टॉक को, वीईडी, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है ना कि कौन सा आइटम कैसा है, कौन सा वैल्यूएबल है, कौन सा इसेंशियल है, कौन सा डिज़ायरेबल है। तो मेंटेन करता है स्टॉक को और कंट्रोल करने के काम आता है। और उसके बाद क्रिटिकलिटी ऑफ एन आइटम, कि एक आइटम वैल्यूएबल है यानी कि वाइटल है या फिर डिज़ायरेबल है, तो उसकी क्रिटिकलिटी मतलब क्या है, क्या उसकी सिचुएशन है, तो उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मॉनिटरिंग द स्पेयर पार्ट्स, और जो जो स्पेयर पार्ट्स मतलब कौन से स्पेयर पार्ट्स आपके वाइटल है, कौन से इसेंशियल है, कौन से डिज़ायरेबल है, तो उनको मॉनिटर करने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा जस्ट इन टाइम है। ओके, तो जस्ट इन टाइम को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की मैंने कोशिश करी है। जस्ट इन टाइम का सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे ही आपने डिमांड करी वैसे ही आपके पास कुछ ना कुछ, जिस चीज़ की आपने डिमांड करी वो आपको अवेलेबल करा दिया गया, यानी जस्ट इन टाइम, तुरंत आपके पास पहुंच जाना कोई चीज़। फॉर एग्जांपल ये बंदा है कस्टमर जो कि ऑर्डर करता है यानी डिमांड करता है कंपनी से कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जो कंपनी है वो अपने सप्लायर के पास कॉल करेगी और बोलेगी कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दो। अब ये जो सप्लायर है वो अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा और अपनी वैन या जो भी उसके पास ट्रक व्रक है उसके अंदर भर देगा और भर के डिलीवरी कर देगा इस कंपनी के पास। अब जो ये कंपनी है वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्शन हो गया, उसकी कॉस्ट वोस्ट सारी डिटरमाइन होगी, अब वो है डिलीवरी कर देगी, डिलीवरी बॉय अब कस्टमर के पास पहुंचा देगा उसको। तो जस्ट इन टाइम ये है कि जैसे ही आपने ऑर्डर करा वैसे ही कुछ टाइम बाद जो है आपको मिल गई वो चीज़, है ना। तो जस्ट इन टाइम ये चीज़ है। अच्छा, इसकी फीचर्स की बात करें तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको एक्सेस कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने पे इसमें फोकस किया जाता है कि कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। और इसमें सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मान लो अगर अच्छे रिलेशन नहीं है सप्लायर के साथ और सप्लायर एंड टाइम पे मना कर दे तो कि भाई नहीं है रॉ मटेरियल मेरे पास, तो फिर इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो इसमें ना सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे जाते हैं। रिडक्शन इन सेटअप टाइम ऑफ मशीन, कि भाई बार बार मशीन सेटअप करना पड़े वैसे तो, बट ये जो है ना कंज्यूमर की डिमांड को पहले ही देख लेते हैं कि भाई हाँ कंज्यूमर्स की इस प्रोडक्ट को लेके डिमांड है, तो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बार बार मशीन सेटअप करना पड़े, तो सेटअप टाइप ऑफ मशीन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने बना दिया वो बिक ही जाएगा, है ना। तो जैसा कस्टमर चाहेंगे वैसा प्रोडक्ट जो है वो आपको अवेलेबल कराना होता है। ओके, सो नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, कि ऐसी एक्टिविटी जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है इसमें, मतलब सिर्फ वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है, और ऐसी एक्टिविटी जो काम की नहीं है उनको हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद सेटअप टाइम ऑफ मशीन को कम करने के काम आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मिनिमम स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी कमी होती है, क्योंकि बोला है ना जस्ट इन टाइम, जब ज़रूरत हो तभी अवेलेबल, तो स्टोरेज करने का तो कोई फंडा ही नहीं है इसमें, तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। ज़ीरो डिफेक्ट सिस्टम, और इसमें बोला था ना कि नॉन वैल्यूएबल एडिट एक्टिविटी जो है वो ख़त्म कर दी, तो डिफेक्ट जो है वो आने की तो कोई वो ही नहीं है,
बात ही नहीं है। फिर एडवांटेज की बात करें, स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होगी, स्टोरेज कॉस्ट वेयर हाउस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर बिल्कुल बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। फिर एलिमिनेशन ऑफ एनवीए मतलब नॉन वैल्यूएबल जो एडिड एक्टिविटी थी वो एलिमिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा हमेशा, क्योंकि उसने जब मांगा जैसी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना होगा। आपको पता है कि आपको जब डिमांड है तभी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। उसके बाद डिलीवरी ऑन टाइम, हाँ ये ठीक है भाई, कंज्यूमर सेटिस्फाई है क्योंकि उसको डिलीवरी ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है, ठीक है। बार्गेनिंग विद सप्लायर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सप्लायर के साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, तो बार्गेनिंग की तो बात ही नहीं होती। डिसएडवांटेजेस की बात करें, अच्छा डिसएडवांटेजेस है ही नहीं इसकी, इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट से ही पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। वैसे ये जो इम्पैक्ट है ना, एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है, और एक ये मैथडोलॉजी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई जेआईटी में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेआईटी ऑन वेस्टेज। वेस्टेज पे क्या इम्पैक्ट होता है, जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम अप्रोच, तो इसका मतलब कि हमें ऐसा तो है नहीं कि हाँ मतलब बहुत सारा हमने स्टोर करके रख दिया हो, जितनी ज़रूरत थी जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग स्टोर किया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वेस्टेज होगी। तो वेस्टेज पे इसका ये इफेक्ट होता है कि वेस्टेज तो होती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। ओवरहेड कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट जो थी मतलब अदर जो एक्सपेंसेस हमारे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे नहीं करते थे, तो वो जो कोस्ट है वो कमियाँ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे वो। इसके अलावा जो अदर कोस्ट है वो सारी कोस्ट भी कम हो जाएगी। अदर कोस्ट में हम पढ़ेंगे कोस्ट एलोकेशन, कि इसमें कोस्ट एलोकेशन हम करेंगे, जैसे कि पहले ऐसा होता था ना कि हम जितना भी हम प्रोडक्ट बनाते थे तो उसकी टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते थे कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट का एलोकेशन कैसे होगा, जो हमने जस्ट इन टाइम में जो भी हमने इन्वेंट्री बनाई है उस एक इन्वेंट्री के बेस पे हमने अपनी कॉस्ट को एलोकेट करना है। जैसे उस एक इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन कितना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरी एंटरप्राइज का नहीं देखेंगे, सिर्फ उस एक स्पेशल एक स्पेसिफिक इन्वेंट्री की कॉस्ट को हम इनके थ्रू डिटरमाइन करेंगे। और इसके अलावा प्रोडक्ट की प्राइसेस भी अफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर हम टोटल ओवरऑल अगर हम करते तो प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा आती, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक करते हैं तो वो कम आती। मैथडोलॉजी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी, जेआईटी की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या मैथडोलॉजी हम फॉलो करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो उनको चेक करेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे कि भाई वो विश्वसनीय है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, मतलब टाइम टू टाइम हमें सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम देखेंगे, हमारी उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम बनाएंगे, हम कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे हमें अवेलेबल कराना है रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद हम ऑर्डर के लिए जो सिस्टम है वो अपना देखेंगे कि भाई कैसे हम ऑर्डर करें सप्लायर को, या फिर कैसे हमें ऑर्डर मिलेगा कस्टमर से, तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो होगा हम उसको यूज़ करेंगे। परचेज़ ऑर्डर कार्ड का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये कूपन कार्ड होते हैं जिसके थ्रू जो हमारे कंज्यूमर है ना वो इजीली कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की जो बढ़िया सबसे अच्छा जो मतलब उन्नत साधन है तो उसका हम यूज़ करेंगे डिलीवरी के लिए। रिड्यूसिंग सेटअप टाइप ऑफ मशीन, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन मशीन, दो मशीन के बीच में कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपका कोई प्रोडक्ट है वो एक प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, तो इस प्रोसेस को उसने फॉलो कर दिया, लेकिन सेकंड मशीन अगर ख़राब हो रही है तो ये प्रोसेस तो यहीं रुक जाएगी ना। तो सारी मशीन बढ़िया सेटअप हो, मतलब उसकी मेंटेनेंस को जो है वो हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो भैया आपका टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।